तो स्वागत है आपका फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और नित्य की भांति हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर। और आज का जो हमारा ये आज की जो हमारी ये क्लास है संस्कृत विषय पर आधारित है। अर्थात हम लोग प्रीवियस ईयर में संस्कृत विषय का जो पेपर आया है और किस तारीख का पेपर है 28 दिसंबर 2021 का। और 28 दिसंबर 2021 का जो ये पेपर है इसका भाग 2 हम लेकर उपस्थित हैं। अर्थात इसका पहला भाग जो था अपठित वाला जो भाग था उसको हम इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम दूसरा भाग लेकर आ चुके हैं आपके लिए। और इस दूसरे भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस दूसरे भाग में जो पेडागॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं 28 दिसंबर को उनकी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बहुत इंतजार न करवा के आपको सीधे हम ले चलते हैं प्रश्नों की ओर। और देखिए हमारा पहला प्रश्न जो है 28 दिसंबर का वो आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है वैज्ञानिकाः किमर्थम कथयन्ति। वैज्ञानिक लोग किस लिए कहते हैं यत् कि शिशुभ्यः सह वार्तालापः महत्वपूर्णः। वैज्ञानिकाः किमर्थम कथयन्ति, वैज्ञानिक लोग क्यों कहते हैं यत् कि शिशुभ्यः बच्चों के साथ वार्तालापः महत्वपूर्णः, वार्तालाप महत्वपूर्ण होता है। अयम तेषु स्मितम जनयति, इससे वे प्रसन्न होते हैं। अयम अस्माकं प्रसन्नता वर्धयति, बच्चों के साथ बातचीत करके हमारी प्रसन्नता बढ़ती है, हम लोग प्रसन्न होते हैं, इसलिए वार्तालाप करना चाहिए। अयम भाषाया ध्वनि शिक्षणम आरभते, इसके द्वारा बच्चे भाषा की ध्वनियों को सीखना आरंभ करते हैं। अयम तेषाम शब्दावली वर्धयति, क्या वार्तालाप के द्वारा उनकी शब्दावली विकसित होती है। तो देखिए अभी तो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, वो शब्दावली कैसे विकसित होगी इसकी। लेकिन ये जरूर है कि हम बच्चों से जो बातचीत करते हैं उस बातचीत को सुन करके बच्चा भाषा की ध्वनियों को सीखना आरंभ कर देता है। और इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों के साथ वार्तालाप क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ इस पहले प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। और इस सही उत्तर के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गुरमीत महोदया, कोई गुरमीत महोदया हैं, अध्यापिका हैं, स्वछात्रान अपने छात्रों को कोविड-19 इति आपदा विषय, जो कोविड-19 की आपदा आई थी हमारे देश में और हमारे देश का पूरे विश्व में ये आपदा फैली थी, वैश्विक आपदा थी ये। तो गुरमीत महोदया अपने छात्रों को कोविड-19 इस आपदा के विषय में कथयितुम इच्छति, कहने के लिए इच्छा करती हैं। यथा, जिससे छात्राः ताम आधृत्य कानिचिद वाक्यानि लेखितुम शक्नुयुः, जिससे उनके छात्र जो हैं वे कोविड-19 के आधार पर कुछ वाक्य लिखने में समर्थ हो जाएं। गुरमीत महोदय अपने छात्रों को कोविड-19 महामारी के विषय में कुछ बातें कहना चाहती हैं। और वो बातें क्यों कहना चाहती हैं, बातें क्यों करना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके बच्चे उन बातों को सुन करके अपने आप उस आपदा पर कुछ वाक्य लिख सकें, एक लेख लिख सकें। गुरमीत महोदया करणीया, गुरमीत महोदया क्या करना चाहती हैं, स्वछात्रान प्रतिलेखनाय पाठनाय च कथयेत यत् किंचित तया श्यामपट्टे लिखितम, वे अपने छात्रों को प्रतिलेख लिखने के लिए और पढ़ने के लिए कहती हैं जो उन्होंने श्यामपट्ट पर लिखा है। श्रुत लेखनाय छात्रान कथयेत, वे अपने छात्रों से कहती हैं कि श्रुतलेख लिखिए। या छात्रान निर्देशम दद्यात् यत् ते गृहे स्वाभिभावकानां साहाय्येन कार्यं कुर्वन्तु, वे अपने छात्रों को निर्देश देना चाहती हैं कि वे अपने घर में अपने अभिभावकों की सहायता से कार्य करें। अथवा छात्रान महा आपदा कालस्य अनुभवानि अभिव्यक्तुम कथयेत, वे अपने छात्रों को ये जो महान आपदा थी, इस महाआपदा के समय में अनुभवान, जो उन्होंने अनुभव किए, उन अनुभवों को व्यक्त करने के लिए कहती हैं। प्रमुख अभिव्यक्तिन श्यामपट्टे लेखितुम कथयेत, और प्रमुख अभिव्यक्तियों को जो उन्होंने अनुभव किया था और उस अनुभव को बताना चाह रहे हैं, उन बातों को वो श्यामपट्ट पर लिखने के लिए कहती हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा इस प्रश्न के संदर्भ में सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, गुरमीत महोदया अपने छात्रों को कोविड-19 इस आपदा के विषय में कहने की इच्छा करती हैं और छात्र उस पर आधारित, मतलब उस महामारी पर आधारित कुछ वाक्यों को लिख सकें, ये वो चाहती हैं। और इस क्रिया के माध्यम से गुरमीत महोदया क्या करना चाहती हैं, छात्रान महाआपदा कालस्य, छात्र महाआपदा काल के अनुभवान, जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं उन अनुभवों को अभिव्यक्तुम कथेत, उन अनुभवों को कहने के लिए कहती हैं। और प्रमुख अभिव्यक्तिन श्यामपट्टे लेखतुम कथेत, प्रमुख अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखने के लिए कहती हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। आगे हम बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न है और 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, सस्वर पठन क्रिया प्रामुख्येन करणीया। जो सस्वर पठन की क्रिया होती है, हमने पढ़ा है कि पठन के कुछ भेद होते हैं, जैसे सस्वर पठन होता है, मौन पठन होता है। पठन को हम वाचन भी कहते हैं, तो हम सस्वर वाचन भी बोलते हैं, मौन वाचन भी बोलते हैं। तो सस्वर पठन क्रिया प्रामुख्येन करणीया, सस्वर की पठन क्रिया जो है, जो सस्वर पठन क्रिया है, मतलब जो हमारा सस्वर वाचन है, सस्वर वाचन जो है वो प्रमुख रूप से करना चाहिए। किसके लिए, कनिष्ठ छात्रैः वरिष्ठ छात्रैः। सस्वर वाचन कनिष्ठ छात्रों के लिए, मतलब जो छोटे छात्र हैं उनके लिए आवश्यक होता है। जो छोटे छात्र होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए सस्वर वाचन आवश्यक होता है। या वरिष्ठ छात्र है, जो वरिष्ठ छात्र हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके लिए होता है। या केवलम उपचारात्मक कक्षायाम वरिष्ठ छात्र ही, केवल उपचारात्मक कक्षाओं में वरिष्ठ छात्रों के लिए होता है। केवलम कनिष्ठ छात्र ही ये कक्षा कार्य काठिन्यम अनुभवन्ति, या केवल कनिष्ठ छात्रों के लिए जो कक्षा कार्य में कठिनाई का अनुभव करते हैं। देखिए यहाँ पर केवल लग गया है इन दोनों विकल्पों में, और हमको पता है कि केवल शब्द जो होता है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जहां ये लग जाता है वो विकल्प सही नहीं होता है। तो कनिष्ठ छात्र की बात यहां भी है और यहां भी है, लेकिन ये विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि केवल लग गया है। हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो सस्वर पठन क्रिया जो होती है ये प्रमुख रूप से करवानी चाहिए, किसके लिए, कनिष्ठ छात्रों से करवानी चाहिए, है ना, छोटे छात्रों से। छोटे बच्चे ही सस्वर वाचन करते हैं, बड़े बच्चे तो फिर क्या करते हैं भाई, उच्च प्राथमिक स्तर में बच्चे हैं या माध्यमिक स्तर में बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, मौन वाचन करते हैं। जो कनिष्ठ छात्र होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं ना। तो ये विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, ईशा महोदया, ईशा महोदया द्वितीय कक्षायाः छात्रान, ईशा महोदया द्वितीय कक्षा के छात्रों को वस्तूनाम चित्राणि प्रदर्शयत, वस्तुओं के चित्रों का प्रदर्शन करती हैं। ईशा महोदया कोई अध्यापिका हैं, वे अपनी कक्षा जो दूसरी कक्षा है उस कक्षा के छात्रों को वस्तुओं से संबंधित चित्र दिखाती हैं। तत्पश्चात सा स्पष्टतया उच्च स्वरेण च तेषाम नामान उच्चारयति, और उसके बाद पहले तो वस्तुओं से संबंधित चित्र दिखा देती हैं, तत्पश्चात क्या करती हैं, बड़े स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट स्वर में और ऊंचे स्वर में तेषाम नामान उच्चारयति, उन वस्तुओं से संबंधित जो चित्र हैं, उन चित्रों से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनके नाम का उच्चारण करती हैं। इदम कृत्वा, यह करके वो क्या करना चाहती हैं, सा स्वछात्रान नवीन वस्तुओं परिज्ञातुम सहायम करोति, वह अपने छात्रों को नई वस्तुओं को जानने में सहायता करती हैं। सा छात्रान नवीन शब्दानाम ज्ञानवर्धनम इच्छति, वह इच्छा करती हैं कि उनके छात्रों को नए नए शब्दों का ज्ञान हो जाए, ऐसी इच्छा करती हैं, इसलिए ये कार्य कर रही हैं। सा स्वस्याह आरेखण नैपुण्यम प्रदर्शयितुम इच्छति, वह अपने आरेख की निपुणता को प्रदर्शित करने की इच्छा करती हैं। सा स्वछात्रान पठनाय सहायम ददातु इच्छति, वे अपने छात्रों में को पठन में सहायता देने की इच्छा करती हैं। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, जब ईशा महोदया दूसरी कक्षा के छात्रों को वस्तुओं से संबंधित चित्र दिखाती हैं और फिर उनके नामों का स्पष्ट और उच्च स्वर में उच्चारण करती हैं, तो इससे क्या होता है, जो बच्चे हैं उनका नवीन शब्दों का ज्ञान जो है वो क्या होता है, विकसित होता है। और यही उन अध्यापिका की इच्छा है कि बच्चे नए नए शब्दों के ज्ञान को प्राप्त करें। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
स्वराघातस्य आरोहणम अवरोहणम किम कथ्यते। स्वराघात के आरोह और अवरोह को क्या कहते हैं? पहले ध्यान दीजिए, स्वराघात क्या होता है। स्वराघात क्या होता है? जब हम बोलते समय किसी वर्ण पर, किसी अक्षर पर या किसी शब्द पर ज्यादा बल लगाते हैं। जब ज्यादा बल लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बात को लोग ध्यान से सुने, उस बात का लोगों पर प्रभाव पड़े, तो हम ज्यादा बल लगाते हैं। और फिर आरोहण या अवरोहण, मतलब आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव। तो जो स्वराघात का आरोह अवरोह होता है, स्वराघात का उतार चढ़ाव होता है, वो क्या कहा जाता है? अक्षरम, अक्षर कहा जाता है? नहीं भाई, अक्षर का तो आरोह अवरोह और स्वराघात होता ही है। लयम, लय होती है, या अनुतानम या विरामः, तो विराम होता नहीं है, अक्षर होता नहीं है। लय या अनुतान, इन दोनों में से एक विकल्प सही होना चाहिए, और यहां सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? अनुतान हो जाएगा। अनुतान का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य को एक तान में, तान का मतलब है एक गेय शैली में कहते हैं, और हम आरोह अवरोह पूर्वक गाते हुए उसको कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अनुतान कहा जाता है। तो ये सी विकल्प हमारा बिल्कुल उपयुक्त विकल्प हो जाएगा 20वें प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न है, शिक्षकः तृतीय कक्षायाः छात्रान् निर्दिशते। कोई शिक्षक है जो तीसरी कक्षा के छात्रों को निर्देश देता है। एवं ते प्रदत्त कार्याणि अनुसरन्ति, और इस प्रकार वे, जब शिक्षक का निर्देश मिलता है तो शिक्षक के निर्देश के उपरांत वे छात्र क्या करते हैं? प्रदत्त कार्याणि अनुसरन्ति, दिए गए कार्य का अनुसरण करते हैं। अध्यापकः अंगीकरोति, अध्यापक यहाँ पर अंगीकार करता है किसको? संरचनात्मक उपागमः। क्या यह संरचनात्मक उपागम है? तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षक तीसरी कक्षा के छात्रों को निर्देश देता है और वे प्रदत्त कार्य का अनुसरण करते हैं, मतलब बच्चे प्रदत्त अर्थात दिए गए कार्य का अनुसरण करते हैं। यहां पर हमको कहीं नहीं दिख रहा है कि संरचना जो होती है किसकी होती है? शब्दों की होती है, वाक्यों की होती है। तो हमको ऐसा तो कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है कि बच्चों को शब्दों की संरचना सिखाई हो अध्यापक ने, वाक्यों की संरचना सिखाई हो अध्यापक ने, ऐसा तो कुछ प्रतीत नहीं हो रहा, इसलिए संरचना उपागम तो है नहीं। ग्रहणशील शिक्षण उपागम, क्या यहाँ पर बच्चे कुछ ग्रहण कर रहे हैं? तो ग्रहण की भी बात नहीं हो रही। रचनावाद उपागम, रचनावादी उपागम है? यह भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अध्यापक के निर्देशानुसार समस्त क्रियाएं बच्चों ने की हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम। समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम, ये आपका दूसरा विकल्प जो है ये बिल्कुल उपयुक्त विकल्प इस प्रश्न के संदर्भ में है। तो दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, और 22वां प्रश्न, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर इति विज्ञापन वाक्यम कस्य उदाहरणम। अब देखिए भाई किस किस प्रकार के आयोग प्रश्न पूछ रहा है। खैर जो भी है, दिल मांगे मोर इति विज्ञापन, ये विज्ञापन वाक्य कस्य उदाहरणम, किसका उदाहरण है? दिल मांगे मोर ये विज्ञापन वाक्य किसका उदाहरण है? संध्यक्षरम का, मतलब यहाँ पर संधि युक्त अक्षर हैं, तो संधि युक्त अक्षर तो कोई है ही नहीं। संध्यक्षर क्या होते हैं? जहां पर दो अक्षरों के योग से कोई अक्षर बनता है, जैसे हम आ और ई के योग से क्या बनाते हैं? आ और ई के योग से क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। आ और ऊ के योग से क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं, है ना? तो ये हमारे अक्षर क्या कहे जाते हैं? संध्यक्षर कहे जाते हैं। तो ऐसा तो कुछ यहां प्रतीत नहीं हो रहा है। तो फिर क्या है? सह संबंधम है क्या? सह संबंध है, या अनुतानम है, या कोड व्यत्ययम है? ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? कोड व्यत्ययम। अब देखिए यहां पर जो मोर शब्द है, वैसे तो मोर हमारे यहाँ का एक क्या है? पक्षी है, लेकिन ये पक्षी वाला मोर नहीं है, ये पक्षी वाला मोर नहीं है। ये मोर किसका है? अंग्रेजी भाषा का है। और अपने प्रचार प्रसार के लिए जब हम किसी क्षेत्र की भाषा को, अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए जब हम क्षेत्रीय भाषा को अपनाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावी होता है, हमारा प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है। अब किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए अपने विज्ञापन वाक्य में क्या किया है? हिंदी और अंग्रेजी सबको मिक्स कर दिया है, मिला दिया है।
तो अब दिल क्या है, मांगे क्या है और मोर क्या है, ठीक है। ये दिल और मांगे ये तो क्षेत्रीय भाषा के शब्द हो गए, और मोर नहीं जानता है आदमी, लेकिन उसको भी हिंदी में उन्होंने लिख दिया मोर। तो मोर यहां पर पक्षी नहीं है, मोर यहां दूसरे संदर्भ में है। अब ये क्या है, हम जब एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोड व्यत्यय कहा जाता है, या कोड स्विच कहा जाता है, स्विचिंग है ना। तो यह हमारा पहला विकल्प यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है अली महोदय। अब कोई अली महोदय हैं, पति पत्नियों दैनिक वृत्तम आधृत्य, जो पति पत्नी के दैनिक वृत्त पर उनके कोई अली महोदय हैं जो पति पत्नी का दैनिक वृत्त होता है, मतलब उनकी जो दैनिक जीवनचर्या है उस पर आधारित एक ध्वनि अंशम संचालयति, एक ध्वनि का अंश संचालित करते हैं, चलाते हैं। कोई अली महोदय हैं जो पति पत्नी के दैनिक वृत्त पर आधारित एक ध्वनि का अंश, एक भाग संचालित करते हैं। तत्पश्चात सह छात्रैः श्रुतम ध्वन्यांशम आधृत्य सत्यम असत्यम इति विभज्य एकम कार्यपत्रकम छात्रान प्रददाति। उसके बाद वह छात्रों के द्वारा सुनी गई ध्वनि के अंश को आधार बना करके सत्यम असत्यम, क्या सत्य और क्या असत्य है, ये विभाजित करके एक कार्य पत्रक छात्रों को प्रदान करते हैं। एतद द्वारा अली महोदय छात्रा नाम कौशलम दृढ़यति। इस प्रक्रिया के द्वारा अली महोदय छात्रों को किस कौशल को, छात्रों के किस कौशल को दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। तो पठन कौशल को मजबूत करते हैं, श्रवण को, भाषण को या लेखन को। तो ध्यान दीजिए अली महोदय ने क्या काम किया है, किसी पति पत्नी के दैनिक जीवन का कोई वाक्य है उसको उन्होंने सुनाया है बच्चों को, बच्चों ने उस सुने हुए वाक्य को बोला है, और उसमें किसने सही बोला है किसने गलत बोला है ये उन्होंने एक पत्र पर लिखा है, कार्यपत्र पर लिखा है, वो कार्यपत्र बच्चों को दिया है। तो इसमें तो कहीं ना कहीं सुनने की बात हो रही है, और सुनने की बात हो रही है तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा, अर्थात बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, कथनम पठत। कथनम पठत यावत छात्रा, कथन को पढ़ो, एक कथन दिया जा रहा है, इस कथन को पढ़ना है पहले, फिर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यावत छात्रा प्राचुर्येण न पठन्ति, जब तक छात्र प्रचुर मात्रा में पढ़ते नहीं हैं, अर्थात जब तक छात्र खूब नहीं पढ़ते हैं, प्रचुर मात्रा में नहीं पढ़ते हैं, ते धारा प्रवाह पाठक भवितुम न अर्हन्ति, तब तक वे धारा प्रवाह पाठक नहीं हो सकते हैं। भाई जो छात्र ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा तो पहले गलतियां करेगा, फिर धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, धारा प्रवाह पढ़ने लगेगा। तो जो बच्चे प्रचुर मात्रा में नहीं पढ़ते हैं वो धारा प्रवाह पाठक भी नहीं बन पाते हैं। एतत् पठनस्य किम प्रकारम निर्दिशत, ये पठन का कौन सा प्रकार है जिसका निर्देश यहां पर किया जा रहा है। क्या ये द्रुत पठनम है? द्रुत पठन क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ना, और जल्दी जल्दी तो हम तब पढ़ पाएंगे जब हम धारा प्रवाह पाठक होंगे, हम फ्लो में पढ़ने वाले पाठक होंगे। तो अभी हम फ्लो में पढ़ने वाले पाठक तो है नहीं। फ्लो में पढ़ने वाला पाठक बनने के लिए हमको पहले अधिक से अधिक क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ द्रुत पाठ की तो बात है नहीं। द्रुत वीक्षणम, जल्दी जल्दी निरीक्षण करना, तो भाई पठन की बात हो रही, निरीक्षण की बात कहां से आ गई, ये विकल्प भी सही नहीं होगा। फिर क्या होगा, सघन पठनम। सघन पठन का मतलब होता है गहन पठन। जब हमको कहीं विशिष्ट अर्थ की जानकारी प्राप्त करनी होती है तब हम उसको गहन पठन कहते हैं, है ना। तो ये भी नहीं है। फिर क्या है, निश्चित रूप से डी विकल्प सही है, विस्तृत पठनम। ठीक है, धारा प्रवाह पाठक अगर आपको बनना है तो इसके लिए आपको प्रचुर मात्रा में पढ़ना होगा, अधिक से अधिक पढ़ना होगा, और अधिक से अधिक पढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्तृत पठनम। ठीक है, डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, सिद्धांतः वर्णयति। पहले तो आपका रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में क्या भरना है ये हमें देखना है। आगे जो वाक्य दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। सिद्धांतः वर्णयति यत, की
कथम पाठकाः पाठस्य अवबोधनाय स्वपूर्वार्जित ज्ञानेन सह पाठ स्थित सूचना नाम संयोजनम कुर्वन्ति। सिद्धांत वर्णयत, सिद्धांत जो है ये वर्णित करता है, ये बताता है। कौन सा सिद्धांत बताता है वो अभी नीचे देखेंगे, लेकिन सिद्धांत ये बताता है कि कथम पाठकाः, कि कैसे पाठकाः पाठक लोग, पाठस्य पाठ के, अवबोधनाय अवबोधन के लिए, पाठ को समझने के लिए, सीखने के लिए, स्वपूर्वार्जित ज्ञानेन अपने पूर्व में अर्जित किए गए ज्ञान के द्वारा, सह मतलब साथ पाठ स्थित सूचना नाम संयोजनम कुर्वन्ति। पाठक अपने पूर्व में अर्जित ज्ञान के द्वारा पाठ में स्थित सूचनाओं के साथ उनको योजित करते हैं, जोड़ते हैं। अर्थात पूर्वार्जित ज्ञान को पाठ में दिए गए ज्ञान से जोड़ने की क्रिया यहां पर की जा रही है पाठकों के द्वारा। तो जब हम अपने पूर्वार्जित ज्ञान को पाठ में स्थित सूचनाओं के साथ जोड़ते हैं तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है? कोड व्यत्ययम कहलाता है, अभिगमनम कहलाता है, विवरणिका कहलाता है, या फिर मानववादम। तो ध्यान दीजिए, ये आपका जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है और इसको हम क्या कहते हैं? विवरणिका कहते हैं। विवरणिका कहते हैं, विवरणिका कहा जाता है, या इसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा बोलते हैं। ठीक है। और स्कीमा क्या होता है? जब हम पूर्व में अर्जित ज्ञान को पाठ के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उस प्रक्रिया को विवरणिका या स्कीमा बोला जाता है। ठीक है। तो यहां पर सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? अधोलिखितेषु शिशुवाक संबद्धम पदम अस्ति। ध्यान दीजिए, लिखा है अधोलिखितेषु, नीचे लिखित विकल्पों में से शिशुवाक संबद्धम। शिशुवाक का मतलब है शिशु की वाणी। किसकी वाणी? शिशु की वाणी। वाक का मतलब क्या है? वाणी है ना। तो अधोलिखित में से शिशु की वाणी से संबंधित पद कौन सा है? तो बच्चे की वाणी से संबंधित पद क्या है? संभाषणम है। तो क्या छोटा बच्चा संभाषण करता है? भाई संभाषण तो नहीं करता है। संभाषण क्या है? कौशल है। और बच्चा तो अभी बोलना सीख रहा है, तो ये कौशल की बात कहाँ से आ जाएगी? तो संभाषण है? नहीं है। हसनम है? नहीं है। कंठ स्वननम है? ये भी नहीं है। फिर क्या है? ये जल्पनम है। हम जानते हैं कि बच्चा जो होता है जब बोलने का प्रयास करता है तो उसके बोलने की चेष्टा को, प्रयास को हम क्या कहते हैं? जल्पन कहते हैं। जल्पन मतलब बड़बड़ाना, जिसको हम अंग्रेजी में बबलिंग बोलते हैं, है ना। तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है? बबलिंग करता है, बलबलाता है, बड़बड़ाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्पनम कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चे की वाणी से संबंधित पद कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा? जल्पनम हो जाएगा। संभाषण नहीं उचित है, हसनम भी उचित नहीं है, न तो कंठ स्वननम उचित है। सही विकल्प क्या है? जल्पनम है। तो बी विकल्प सही उत्तर हमें मिल चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? अध्ययनाय छात्राणाम उत्साहवर्धनम भवति। अध्ययन के लिए बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। छात्राः उत्तरम दातुम प्रश्नः प्रदीयन्ते। बच्चों को उत्तर देने के लिए प्रश्न प्रदान किए जाते हैं उपचारात्मक शिक्षण में। या छात्राः अतिरिक्तम अंकम लभन्ते। बच्चे उपचारात्मक शिक्षण में अतिरिक्त अंक प्राप्त करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये तीनों विकल्प सही तो नहीं लग रहे हैं। अब देखिए, छात्राः स्वनिष्पादन उन्नतये सहाय्यम लभन्ते। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? छात्र अपने निष्पादन की उन्नति में सहायता प्राप्त करते हैं। अर्थात उन्होंने जो भी अब तक सीखा है उसकी और उन्नति हो, इसमें उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा वो सहायता प्राप्त करते हैं। तो यहां पर आपका ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है आशा महोदयायाः। आशा महोदया की, कोई अध्यापिका है जिनका नाम क्या है? आशा। तो आशा महोदया की कक्षा में निषेधात्मक वाक्यानाम अभ्यासः करोति। आशा महोदया अपनी कक्षा में निषेधात्मक वाक्य का अभ्यास करवाती हैं। सा छात्रान एकम वाक्यम प्रददाति।
वह निषेधात्मक वाक्य का अभ्यास कराने के लिए अपने बच्चों को एक वाक्य देती हैं, एक सामान्य वाक्य है, और क्या कहती हैं, छात्र ही अपेक्षते, और वे अपने छात्रों से अपेक्षा करती हैं कि ते अस्य निषेधात्मकम रूपम कथयेयुः। एक साधारण वाक्य दिया और वो अपने छात्रों से अपेक्षा करते हैं कि उनके छात्र इस सरल वाक्य का निषेधात्मक वाक्य बनाएं, मतलब उस सरल वाक्य से निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तन करें, उसको निषेधात्मक बनाएं। आशा महोदया स्वकक्षायाम अंगीकरोते, आशा महोदया अपनी कक्षा में किस प्रक्रिया को अंगीकृत करती हैं, स्वीकार करती हैं। ये कौन सी प्रक्रिया है? क्या ये पुनरावृत्ति अभ्यास है, अथवा ये रूपांतरण अभ्यास है, समापन अभ्यास है, या फिर प्रतिस्थापन है? तो देखिए, जब हम किसी वाक्य को भाई कोई सरल वाक्य है उसको हम निषेधात्मक में बदलेंगे या प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्याकरण की भाषा में रूपांतरण कहा जाता है। तो ये निश्चित रूप से रूपांतरण अभ्यास करवा रहे हैं अपने छात्रों को। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए क्या है। अब कोई दूसरी अध्यापिका है जिनका नाम क्या है? सुधा, है ना? तो सुधा महोदया स्वछात्रान एकम अनुच्छेद लेखनाय प्रकरणम प्रददाति। सुधा महोदया ने अपने छात्रों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए प्रकरण दिया। ठीक है, प्रकरण दिया है। प्रकरण का मतलब है कि उन्होंने एक शीर्षक दे दिया है और बच्चों से कहा है कि इस शीर्षक से संबंधित वो एक एक अनुच्छेद लिख कर लाएं। बच्चों को अपने आप ही उस अनुच्छेद को लिखना है। अयम लेखन गतिविधि कस्य उदाहरणम अस्ति। इस प्रकार की यह जो लेखन विधि है कि प्रकरण तो अध्यापिका ने दे दिया, लेकिन उस प्रकरण के संबंध में लिखना है स्वयं बच्चों को। यह प्रक्रिया क्या कही जाती है, किसका उदाहरण है? ये क्या मार्गदर्शिका रचना है, या स्वतंत्र रचना है, नियंत्रिता रचना है, या फिर प्राक रचना है? तो ध्यान दीजिए, जो प्रकरण बच्चों को दिया गया है, अब हर बच्चा अपने अपने विचार वहां पर लिखेगा, और जब हम अपने अपने विचार लिखते हैं, ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र रचना कहते हैं। तो ये हमारा बी विकल्प यहां पर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, भाषा अधिग्रहण युक्ति ही केन प्रतिपादितम। भाषा अधिग्रहण की युक्ति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? अर्थात यहां पर पूछा जा रहा है कि भाषा अधिग्रहण की बात किसके द्वारा की गई है, ये कथन किसका है? तो क्या ये वाइगोत्स्की का कथन है, या पावलोव का कथन है, चॉम्स्की का कथन है, या फिर जीन पियाजे का कथन है? तो हमको पता है भाषा अधिग्रहण की बात किसके द्वारा की गई है? नाम चॉम्स्की के द्वारा की गई है। निश्चित रूप से यहां हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। और इस प्रश्न के साथ ही ये आज की जो श्रृंखला थी हमारी यहीं पर होती है संपन्न, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई समस्या है वो बताइएगा। हो सकता है कि कहीं हमसे जल्दबाजी में गलती हुई हो, तो अगर कोई गलती हुई हो तो उसे भी बताने की कृपा कीजिएगा। आज हम लोगों ने 28 दिसंबर 2021 के पेपर का अवलोकन किया। संस्कृत विषय के अंतर्गत आए हुए जो हमारे प्रश्न थे उनको हम लोगों ने जाना, समझा। आज हम दूसरा भाग लेकर आए थे। इसके पहले की क्लास में आपने इसका पहला भाग देखा था, और इस प्रकार से अपठित और पेडागोजी दोनों भागों को हम लोगों ने पढ़ा। तो ये 28 दिसंबर 2021 का पेपर हमारा आज यहीं पर समाप्त होता है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम जल्द ही आपके लिए अगला जो पेपर हुआ होगा 29 या 30 दिसंबर को, उसको लेकर उपस्थित होंगे। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने इष्ट मित्रों को भी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो और उन्होंने संस्कृत विषय का चयन किया हो, या नहीं संस्कृत ली है तो उन्होंने जो भी विषय लिए हैं, आपको पता है इस चैनल पर आपको सारे विषय मिल रहे हैं। हिंदी, संस्कृत, गणित है, CDP है, सब कुछ मिल रहा है। तो अपने साथियों तक इस क्लास को भेजने में हमारा सहयोग कीजिए, अर्थात इस क्लास को शेयर कीजिए। और यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम पुनः उपस्थित होंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।